अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्लूकोमा क्या होता है और इसका जो एक इम्पोर्टेंट टाइप है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, वो क्या होता है और उसके कॉजेस यानी कि रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंतर्गत आते हैं और एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ साथ होम्योपैथी का सपोर्टिव रोल इसमें क्या हो सकता है, होम्योपैथी इसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकती है, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ग्लूकोमा काला मोतिया कोई सिंगल डिजीज़ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ होता है। इसमें जनरली होता क्या है कि जो ऑप्टिक नर्व रहती है, जो कि एक सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व जो हमारे ब्रेन और आइज के बीच में एक ब्रिज, एक कनेक्शन का काम करती है, ठीक है। इसी से ही सारे ट्रांसमिशन होते हैं। वो हल्के हल्के ग्रेजुअली धीरे धीरे डैमेज होने लगती है और ग्लूकोमा के अंदर ऑप्टिक डिस्क के अंदर चेंजेस आते हैं, विजुअल फील्ड के अंदर चेंजेस आते हैं और ज़्यादातर इंट्राओकुलर प्रेशर भी बढ़ता है, बट हर केस में नहीं। तो एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ होता है ग्लूकोमा, ठीक है, जिसमें बेसिकली होता क्या है, आपकी ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में। प्राइमरी ओपन एंगल क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है, ओपन एंगल भी होता है। ये एंगल क्या है, ओपन एंगल, क्लोज एंगल, ये क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा आम लैंग्वेज में समझते हैं। हमारी आँख के अंदर क्या होता है ना, एक पानी होता है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर वगैरह, जो हमारी आईओपी आँखों के प्रेशर को कंट्रोल करता है, उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और उसमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। वो जो पानी आँख के अंदर बनता है और पानी आँख के थ्रू जो है निकलता है, ठीक है। तो एक ड्रेनेज सिस्टम होता है आँख के अंदर, जिसमें कुछ 80% किसी दूसरे सिस्टम से निकलता है, 20% किसी दूसरे सिस्टम से निकलता है। मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि ये जो आँखों के अंदर पानी होता है, इसको ड्रेनेज, इसको निकलने का एक रास्ता होता है, ठीक है। अगर उस रास्ते के अंदर गड़बड़ हो जाती है और ड्रेनेज सिस्टम के अंदर गड़बड़ हो जाती है, तो आँखों के अंदर होता क्या है, जो फ्लूइड बिल्डअप होता है, जो फ्लूइड जो निकलना रहता है, वो वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है और वो क्या करता है, आई बॉल के इनसाइड यानी आँख के अंदर ही क्या करता है, प्रेशर बिल्डअप करने लगता है। प्रेशर बिल्डअप होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है और यही प्रेशर बढ़ते बढ़ते धीरे 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 क्या करता है, ऑप्टिक नर्व को जो है डैमेज करने लग जाता है। तो ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो एंगल है, ठीक है, जो एंगल होता है वहाँ पर वो ओपन होता है, वहाँ से पानी निकलने का रास्ता है, वो निकल सकता है, वहाँ से निकलता भी है। लेकिन एक और सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइबिकुलर मेशवर्क, वहाँ से भी चीज़ें जो है आउट होती हैं। होता क्या है, इसमें नो अर्ली सिम्टम, शुरुआत में कोई सिम्टम, कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसको बोला जाता है साइलेंट थीफ ऑफ साइट, यानी कि जो हमारी आंखों की रोशनी है उसको धीरे 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 चुपके से ये चुरा लेता है, ठीक है। जनरली शुरू में कोई शुरुआती लक्षण में कुछ समझ में नहीं आता है, सेंट्रल विजन ठीक रहता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे साइड का विजन, पेरिफेरी का विजन इसमें जो है धीरे धीरे जाता है और बहुत देर में पेशेंट को समझ में आता है, जब तक कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिक नर्व को डैमेज हो रखा होता है, डैमेज हो चुकी होती है, तब जाके समझ में आता है। तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का एक टाइप्स है, जहाँ पर एंगल जो होते हैं वहाँ वो बिल्कुल अपनी जगह उनकी पोजीशन ठीक होती है, लेकिन जो ट्राइबिकुलर मेशवर्क होता है वहाँ पर किसी कारण से वहाँ पर जो है, जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है, जो आँख के अंदर का पानी होता है, प्रॉपरली नहीं निकल पाता है और जिसकी वजह से वो आँख के अंदर इनसाइड जो है इकट्ठा होने लगता है और प्रेशर बिल्ड करने लगता है, जो कि हमारी ऑप्टिक नर्व को धीरे धीरे डैमेज करने लग जाता है। तो ये कहलाता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के कॉजेज और उसका रिस्क फैक्टर क्या है, क्या कारण बन सकता है, क्या उसकी पैथोजेनेसिस है, क्या मैकेनिज्म है और कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, जिनको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है या हो सकता है। मैंने आपको शुरू में बताया सारा खेल का है, एक्वस ह्यूमर का है, आँख के अंदर के पानी का है। यहाँ क्या होता है कि जो आँख का पानी है वो प्रॉपरली आउट ऑफ, मतलब प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल पाता है। तो जो ट्राइबिकुलर मेशवर्क होता है, जो बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ, वहाँ पर क्या होता है, एक ब्लॉक हो जाता है रास्ता, ठीक है, वहाँ पर। और होता क्या है, जो मैंने आपको बताया कि पानी जो है उसमें भर जाता है और प्रेशर जो है हल्के हल्के उसमें बिल्ड होने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, वहाँ का इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे हमारी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने लग जाता है। तो जो ड्रेनेज सिस्टम का फेल्यूर है वही सबसे बड़ा इसका एक कारण बन सकता है।
लेकिन ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो ट्रेबेकुलर मेशवर्क है, ये कैसे फेल होता है, इसकी मैकेनिज्म जो है अभी क्लियर नहीं है, और इसका भी कुछ कॉज का पता नहीं लग पाया कि ये किस वजह से ये फेलियर हो जाता है। क्यों आखिरकार एक सही इंसान है, उसका जो मैकेनिज्म है, ट्रेबेकुलर मैकेनिज्म है, जो एक्वस को बाहर निकालने में हेल्प करती है, तो वो क्यों खराब हो जाती है, अभी इसका कोई कारण, इसका कोई खास वजह समझ में नहीं आई। इसके कोर कॉजेज क्या होते हैं और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। इंक्रीज्ड आईओपी, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर का बढ़ना। जो हाई प्रेशर होता है वो कंप्रेस करता है, वो डैमेज करता है हमारी ऑप्टिक नर्व पे। ऑप्टिक नर्व के अंदर जो गैंग्लियन सेल्स होती है, जो एक्सॉन्स होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और जो ड्रेनेज टिश्यूज होते हैं वो पोरस होने लगते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं, उनकी कैपेसिटी जो है लूज होने लगती है। हल्के हल्के ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो है डिसफंक्शन होने लगता है। और कुछ केसेस में ऑप्टिक नर्व सेंसिटिविटी भी होती है, जैसे कि अगर प्रेशर नहीं भी बढ़ रहा है, इंट्राऑकुलर प्रेशर नहीं भी बढ़ता है, उसके बावजूद भी ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने लग जाती है। वहाँ पर ये कहा जाता है कि प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई ऑप्टिक नर्व को नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो डैमेज होने लगी या सूखने लगी। प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स, एज 40 साल से ऊपर, 40 साल से 70 साल के बीच में जो लोग हैं उनको ज़्यादा रिस्क रहता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होने का। जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, माता पिता को था, दादा दादी को था, या फिर आपकी फैमिली में किसी भाई बहन को है, तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको भी ग्लूकोमा हो जाए। एक पॉसिबिलिटी है, ये रिस्क फैक्टर है। मायोपिया, नियर साइटेडनेस, हाई मायोपिया, अगर किसी को मायोपिया है, हाई मायोपिया है, तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उसको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा भी हो जाए। कॉर्नियल थिकनेस, अगर आपकी आई यानी कि आँख की कॉर्निया थिन है, थिकनेस कम है इसकी, तो ये भी एक ससेप्टिबिलिटी है कि आपका जो है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा हो सकता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षण के बारे में, हमें कैसे पता लगेगा। तो शुरू में मैंने कहा कि साइलेंट थीफ ऑफ साइट होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। इसमें पता ही नहीं चलता है कि आपकी आंखों की रोशनी जा रही है, लापरवाही हो जाती है, मतलब पता ही नहीं लगता पेशेंट को। अचानक से जब पता लगा तो रोशनी काफ़ी हद तक जा चुकी है और विजन लॉस हो चुका है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी ये है कि भाई जो प्रॉपर स्क्रीनिंग, मतलब आई डॉक्टर के पास जाकर के चेकअप कराना चाहिए, और एक रूटीन चेकअप कराना चाहिए। नॉर्मली हमारी आई हेल्थ कैसी है, आई की कंडीशन कैसी है, ऑप्टिक नर्व की कंडीशन हमारी कैसी है। तो शुरू में तो कोई लक्षण पता नहीं लगता है, और धीरे धीरे चीज़ें चलती रहती हैं। हल्के हल्के जो साइड विजन होता है, पेरिफेरल विजन होता है, वो जो है लॉस होना स्टार्ट होता है। तो जब चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, कंडीशन आगे बढ़ जाती है, तो उसमें जो साइड विजन, पेरिफेरल विजन जो लॉस होता है, तो उसमें फिर पेशेंट को धीरे धीरे पता लगता है, भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, या जीने स्टेयर्स पे उतर रहे हैं, या हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो कुछ, तो वो नोटिस में आने लगती है, हाँ कुछ मुझे साइड से जो है कम दिख रहा है, ये एक लक्षण हो सकता है। और फिर उसमें होता क्या है कि टनल विजन रह जाता है पेशेंट को, टनल विजन, ठीक है, और वो दूरबीन टाइप का जो इससे टनल विजन, साइड का विजन घट जाएगा, टनल विजन जैसा रह जाएगा। और अगर सही से इलाज नहीं कराया गया और सही से इसको रोका नहीं गया, तो फिर लास्ट में इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, टनल विजन भी जा सकता है। और जो विजुअल जो विजन है, जो हम देखते हैं, हैजी और ब्लर्ड हो सकता है, मतलब जो कंट्रास्ट है, जो जिस तरीके की चीज़ें हो वो उस तरीके की ना दिख के थोड़ा फीकी फेडेड आपको कलर दिखाई पड़े, ये भी आपको एक लक्षण देखने को मिल सकता है। और किसी किसी पेशेंट में आपको हेलोज अराउंड द लाइट, जैसे कि कोई आर्टिफिशियल लाइट है, कोई बल्ब है, कोई भी लाइट है, उसके चारों तरफ एक हेलोज भी बनते हैं, पेशेंट को हेलोज बन सकते हैं। मैंने बताया कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा स्लोली डेवलप होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, पता नहीं लगता है। और कभी कभी क्या होता है, ये एक आंख में मतलब कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगी, दूसरी आंख की तुलना में एक आंख में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो होता क्या है कि वो आंख जो ज़्यादा अच्छी है और दूसरी आंख थोड़ी कमज़ोर है, तो वो कंपनसेट करती है, वो थोड़ा सा मैनेजमेंट करके पेशेंट को फिर भी देखने में हेल्प करती है। तो इस कारण से और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, पेशेंट को लगता है भाई चीज़ें, सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, सही दिख रहा है। तो जो लोग भी ससेप्टिबल हैं, जिनके अंदर भी फैमिली हिस्ट्री है, या कोई भी इस तरीके का लिंक है जो कि ग्लूकोमा का सस्पेक्ट हो सकता है, तो उसका बेहतर तरीका यही है कि आप भाई अपना स्क्रीनिंग जो है टाइमली कराते रहें। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ग्लूकोमा एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। आप जानते हैं अपने देश के अंदर, भारत के अंदर तो 12 से 13% जो ब्लाइंडनेस के केसेस हैं वो
ग्लूकोमा की वजह से होते हैं। इंडिया के बाहर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ 8 से 10% जो है ग्लूकोमा के कारण जो है ब्लाइंडनेस होती है, लेकिन हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही ब्लाइंडनेस ग्लूकोमा की वजह से होती। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका सबसे बेहतर जो इसको रोकने का उपाय है और तरीका है वो यही है कि भाई अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे और जितनी जल्दी आप उसको डायग्नोस मतलब हो जाएगा, तो इसमें जो एक आपके अंदर वो होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, भाई अपने आई हेल्थ को लेकर के चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि जैसे ही अगर कुछ पता लग रहा है तो हमारा तुरंत जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। अब ट्रीटमेंट में क्या है, जो एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, जो आई हॉस्पिटल हैं, जो ठीक है, जिस तरीके से जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है वो चलता है, वो तो आपको लेना ही चाहिए। क्योंकि इसमें है क्या, शुरू में क्या होता है कि भाई आपको कुछ आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जिससे कि आपका प्रेशर जो है कंट्रोल रहे, क्योंकि प्रेशर बिल्ड होता है और प्रेशर जो बिल्ड होता है वो क्या करता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। तो कुछ ड्रॉप इस तरीके के होते हैं जो कि जो मैंने बताया ना, दो तरीके से जो है एक्वस जो ह्यूमर होता है फ्लो करता है। एक दूसरा तरीका होता है जो 20% जहाँ से फ्लो करता है, वहाँ कुछ ड्रॉप ऐसे होते हैं उस दूसरे रास्ते से पानी को निकालते हैं। कुछ ड्रॉप ऐसे होते हैं वो दूसरा एंगल खोल देते हैं, वहाँ से पानी को निकालते हैं। तो डॉक्टर का क्या है, जब तक वो उन्हें लगता है भाई प्रेशर कंट्रोल रह रहा है आई ड्रॉप की सहायता से, तो वो आई ड्रॉप का प्रॉपर लगातार डालने को आपसे बोलते हैं, ठीक है, ताकि आपका प्रेशर कंट्रोल रहे और ज़्यादा ऑप्टिक नर्व डैमेज ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है। और कभी कभी जब आई ड्रॉप काम करना बंद कर देते हैं और आई ड्रॉप से भी प्रेशर नहीं जो है कम होता है, तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं कि भाई सर्जरी करते हैं। वो जो ट्रेविकुलर मैश पर जो मैंने बताया, जहाँ पर सिस्टम में डैमेज या फिर जो खराबी आ जाती है, वहाँ पर वो एक अपना दूसरा रास्ता बनाते हैं जिससे कि एग्जिट हो जाए, वाटर फ्लो निकल जाए, ठीक है, प्रेशर कम हो जाए। तो कुल मिलाकर के वो प्रेशर को कंट्रोल करने की सारी टेक्निक्स होती हैं, वो तो सारी आपको कराना ही चाहिए और हर कोई कराता भी है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया है कि पेशेंट की ऑप्टिक नर्व लगातार डैमेज होती रहती है और जो पेरीमेट्री जो विजुअल फील्ड टेस्ट होते हैं उसमें भी लगातार विजन जो है BFI लगातार घटता चला जाता है। तो इसमें होम्योपैथी क्या कर सकती है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें, मतलब साथ में अगर हम होम्योपैथिक को भी ऐड कर दें इसमें, तो इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, उसका जो ट्रीटमेंट जो मेडिसिन होती है होम्योपैथी वो नर्व एंडिंग के थ्रू काम करती हैं। और 40-50 मिनट का अगर आप गैप कर देते हैं तो एलोपैथिक आई ड्रॉप, जनरली आई ड्रॉप ही रहते हैं जो डालने वाले रहते हैं, ठीक है, और कभी कभी कुछ टैबलेट वगैरह भी रहती हैं, डायमॉक्स वगैरह, तो आप ले सकते हैं। होम्योपैथी में भी कुछ मेडिसिन होती हैं और अंडरलाइंग कॉज भी देखा जाता है, पेशेंट की हिस्ट्री भी ली जाती है, तो उसके हिसाब से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी होती है, कुछ पैथोलॉजी को देख करके भी मेडिसिन दी जाती है, जिससे कि प्रेशर कंट्रोल में रहता है। और उसके साथ साथ ऑप्टिक नर्व को डिजनरेट होने से बचाने के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती है, जो उसको डिजनरेट होने से या ख़राब होने से या उसको जैसे कि ना नस सूखने से बचाती है। और कभी कभी कुछ हद तक विजन को रिकवर भी करती है, ठीक है, वो कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है। फिलहाल एक अच्छा रास्ता यही है कि भाई आप जो एलोपैथिक मैनेजमेंट है उसे भी पूरा इस्तेमाल करें, साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी इसमें ऐड कर दें। हमारी मेडिसिन ऐसी नहीं होती कि हम उसमें रॉ फॉर्म में आपको जो है एक्सट्रैक्ट, ये जो होता है ना मदर टिंचर में दे दें जिसमें अल्कोहल वगैरह हो, ठीक है। अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, ये सारी चीज़ें तो आई साइट की दुश्मन है। ये कोई भी अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो ये अल्कोहल, तंबाकू, ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, इनको तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारी मेडिसिन क्या है, पोटेंसी फॉर्म में होती है, डाइल्यूटेड फॉर्म में होती है, एक एनर्जी फॉर्म में होती है, उसमें मेडिसिनल कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से आप होम्योपैथ की मेडिसिन नहीं ले सकते। कुछ लोग मैंने देखा क्या करते हैं, वो होम्योपैथ का जो ड्रॉप आता है सिनेरिया मारिटिमा ड्रॉप, ठीक है, कोई अल्कोहल भी होता है, विदाउट अल्कोहल भी होता है, वो लोग डालने लग जाते हैं। तो सिनेरिया मारिटिमा हम इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते बिना डॉक्टर की सलाह से, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन है, 50 से 60, 100, 150 मेडिसिन होती है ग्लूकोमा के लिए, उनको हमें देखना पड़ता है भाई किस तरीके से किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है। तो यूट्यूब पे किसी डॉक्टर ने मेडिसिन बता दिया ये यूज़ कर सकते, वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते इस तरीके से जब तक कि बिना कंसल्टेशन के, ठीक है।
और उसे कब तक यूज़ करना है ये भी आप अपने इस हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। बाय द वे कोई कह रहा है मैं फाइसोस्टिग्मा यूज़ कर रहा हूँ इतने दिनों से, तो लगातार आप यूज़ नहीं कर सकते। कितनी पावर में यूज़ कर रहे हैं ये भी आप नहीं कर सकते। उसमें अगर आपको कुछ नुकसान होता है तो उसमें होम्योपैथी का भी नाम बदनाम होता है। ठीक है, तो प्रॉपर एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से आप अपना कंसल्टेशन कराइए और पैरेलली दोनों चीज़ों को लेकर के चलिए। आपकी रोशनी काफ़ी हद तक जो है बचाई जा सकती है और लंबे समय तक आप अपनी रोशनी को बचा सकते हैं और इस खूबसूरत दुनिया को जो है अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमसे आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।